Hello बच्चों, welcome back to the YouTube channel of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for perfect score in biology। तो बच्चों इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था विथ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था और इस सेकेंड चैप्टर को हमने कंटिन्यू किया था टिल दी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमने पढ़ लिया है। ब्लड और उसका कॉम्पोजिशन हमने देख लिया है, ब्लड ग्रुप्स देख लिए हैं। ब्लड ग्रुप में टू मेन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हम लोगों ने देख लिए हैं, एबीओ एंड आरएच। ठीक है, अब आज हम किस चीज से स्टार्ट करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ब्लड क्लॉटिंग। लेट्स स्टार्ट विथ अवर न्यू टॉपिक एंड दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। किससे स्टार्ट करने वाले हैं अब हम यहाँ पर? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या होता है? खून का थक्का जमना, ब्लड का क्लॉट हो जाना, उसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या बॉडी के अंदर होगी? नहीं। कब होनी चाहिए ब्लड क्लॉटिंग? व्हेनेवर वी हर्ट आवरसेल्फ और वी गेट एन इंजरी। जब भी हमें कुछ चीज की हर्ट होती है, कुछ लग जाता है या फिर कुछ इंजरी हो जाती है। ठीक, whenever we get hurt and we get hurt or we got an injury, जब भी हमें लगती है, इंजरी होती है, तो इंजरी होने के बाद में क्या होता है? हमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग होने के समय को कहा जाता है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम कितना होना चाहिए? लगभग 2 to 5 मिनट्स होता है। कितना होता है ब्लीडिंग टाइम? 2 to 5 मिनट्स। अब क्या उसके बाद में हमारा ब्लीडिंग टाइम कंटिन्यूअस रहता है? ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकलता ही रहता है क्या? नहीं, ब्लड कंटिन्यूअसली शेड ऑफ नहीं होता, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाता है एंड दैट क्लॉटिंग ऑल्सो रिक्वायर्स अ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज क्लॉटिंग टाइम। और क्लॉटिंग टाइम होता है लगभग 5 to 8 मिनट्स। ठीक है, अब ये जो समय है ये बढ़कर 15 मिनट भी हो सकता है। मतलब अगर हमें कट छोटा सा लगा है तो 5 मिनट में, 7 मिनट में हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट होने लग जाएगा। बट इनकेस अगर बड़ी इंजरी है तो बड़ी इंजरी में ज्यादा ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हुई होंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो क्लॉटिंग टाइम है वो 15 मिनट्स तक भी वेरी कर सकता है। क्लियर है? तो अगर ज्यादा बड़ी इंजरी हुई तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, ब्लड शेड भी ज्यादा होगा, और अगर छोटी इंजरी होगी तो ब्लड शेड भी कम होगा और क्लॉटिंग टाइम जो है वो भी कम होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब ब्लीडिंग टाइम हमने देख लिया, क्लॉटिंग टाइम हमने देख लिया, तो अब क्लॉटिंग करवाता कौन है? ठीक है, हम ये देखते हैं क्लॉटिंग कौन करवा रहा है। तो हमने कहा फॉर ब्लड क्लॉटिंग, फॉर ब्लड क्लॉटिंग सर्टेन फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रोटीन आर रिक्वायर्ड। ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमें कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है, और वो जो फैक्टर्स हैं वो एक्चुअल में क्या है? दैट फैक्टर्स आर प्रोटीन्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। कहाँ प्रेजेंट है ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स? प्लाज्मा में प्रेजेंट है। हमने एक क्लॉटिंग फैक्टर, एक प्रोटीन प्लाज्मा में पढ़ा था, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, जो इनएक्टिव था, जो एक्टिवेट होने के बाद में क्या बनाता है? फाइब्रिन नाम का एक इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था, जिसकी वजह से ब्लड की क्लम्पिंग हो रही थी, क्लॉटिंग हो रही थी। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स? देयर आर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। कितने होते हैं बच्चों ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स? देयर आर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स।
मेनली फॉर्म्ड इन लिवर। मेनली कहां से बनकर आ रहे हैं ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स? लिवर से बनकर आ रहे हैं। कहां से बनकर आ रहे हैं ये? लिवर से। ठीक है, अब these factors clot the blood by a special mechanism. That mechanism is called as cascade mechanism. ठीक है, क्या बोला जाता है इस मैकेनिज्म को? कास्केड मैकेनिज्म। तो मतलब ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को क्या कहा जाएगा? कास्केड मैकेनिज्म। कास्केड मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? इस तरीके से वाटरफॉल लाइक मैकेनिज्म है ये। ठीक है, जैसे झरना बहता है स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही क्या होता है, कास्केड मैकेनिज्म के थ्रू स्टेप बाय स्टेप करके ब्लड क्लॉटिंग होती है। मतलब ए फैक्टर है जो स्टिमुलेट करेगा बी को, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ई एफ को, ऐसे करके ये मैकेनिज्म जो है वो चलता जाएगा। इसीलिए इस मैकेनिज्म को क्या बोला है हमने? दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द कास्केड मैकेनिज्म, जिसमें पहला वाला जो फैक्टर है वो अपने बाद वाले फैक्टर का स्टिमुलेशन करवाएगा और स्टिमुलेशन करवाने के बाद में वो फिर नेक्स्ट वाले फैक्टर का स्टिमुलेशन करवाएगा। सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द कास्केड मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है इसे? कास्केड मैकेनिज्म। क्लियर है इतना? ठीक, नेक्स्ट एक और चीज इसमें, कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, कैल्शियम आयन ब्लड क्लॉटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और चीज, विटामिन के ऑल्सो प्लेज a very important role in blood clotting. Question: which divalent ion plays a very important role in blood clotting? Calcium ion. Which vitamin plays a very important role in blood clotting? Vitamin K. तो कैल्शियम आयन और विटामिन के, इन दोनों की जरूरत हमें होती है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर कैल्शियम आपके ब्लड में कम है तो ब्लड क्लॉटिंग अफेक्ट होगी, विटामिन के अगर कम है तो भी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो अफेक्ट होगी। क्लियर हुआ बच्चों इतना? ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं कि कैसे होती है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, लेट्स सी। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। चलिए, हाँ, तो मैकेनिज्म में हमने कहा हमें हुई यहां पर इंजरी। ठीक है, इंजरी होने पर जो हमारे इंजर्ड टिश्यूज होते हैं और इंजर्ड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक, साथ साथ में जो प्लेटलेट्स होते हैं, इंजर्ड टिश्यूज, ब्लड सेल्स और इंजर्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को भी तो इंजरी होगी ना, इंजर्ड प्लेटलेट्स। तो ये सब जो है दोनों मिलकर क्या रिलीज करते हैं? दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करते हैं ये? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करवाता है। क्या करवाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करवाता है। एक्टिवेट करवाता है ये एक एंजाइम को, उस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है उस एंजाइम का? थ्रोम्बोकाइनेज। क्लियर है? ठीक है, हाँ, तो हमने बोला यहाँ पर इंजर्ड टिश्यू एंड ब्लड सेल्स और इंजर्ड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करते हैं। हमारी बुक बात करती है कि ये दोनों मिलकर रिलीज करते हैं सर्टेन फैक्टर्स फॉर इनिशिएटिंग द ब्लड क्लॉटिंग। अगर ये फैक्टर्स रिलीज नहीं हुए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज एक ऐसा फैक्टर है विच इज सिक्रेटेड बाय द प्लेटलेट्स, ऐसा हमारी एनसीईआरटी लिखती है। बट जो एनसीईआरटी का नया वर्जन आया है उसमें सिर्फ सर्टेन फैक्टर्स लिखा हुआ है, वहां पर थ्रोम्बोकाइनेज का नाम नहीं है। तो बच्चों प्लीज हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं और फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करता है एंजाइम को। दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज द थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक, अब जो यहाँ थ्रोम्बोकाइनेज बना है ये कुछ काम कर रहा है। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को
एक्टिवेट करके कन्वर्ट कर देता है किसमें, थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा ये, थ्रोम्बिन में। तो प्रोथ्रोम्बिन एक हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही यहां पर थ्रोम्बिन बना तो थ्रोम्बिन जो है वो आगे चलकर एक्टिवेट करता है, किसे एक्टिवेट करेगा ये, फाइब्रिनोजन को। किसे एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करवा देगा ये किसमें, फाइब्रिन में। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इंजर्ड प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट किया, रिलीज किया। थ्रोम्बोप्लास्टिन से एक्टिवेट हुआ एक एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन हुआ थ्रोम्बिन में। मतलब प्रोथ्रोम्बिन कैसा था, इनएक्टिवेटेड था। कैसा था प्रोथ्रोम्बिन, इनएक्टिवेटेड। थ्रोम्बिन कैसा है, एक्टिवेट हो गया है, तो ये यहां पर एक्टिवेट हो गया। फाइब्रिनोजन भी कैसा था, इनएक्टिव था, और फाइब्रिन भी कैसा है, एक्टिव है। तो मतलब यहाँ पर इनएक्टिवेटेड फैक्टर्स को एक्टिवेट करवाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या एक्टिवेट हो गया है, फाइब्रिन एक्टिवेट हो गया है। अब क्या होगा, फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन इज अ इनसोल्यूबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है फाइब्रिन, इनसोल्यूबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, विच एयर ड्राई है, ये हवा के साथ सूखता है, एंड कन्वर्टेड इनटू द स्कम्ब। स्कम्ब को एक्चुअली अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द ब्लड क्लॉट। ब्लड का थक्का है, क्लॉट है जो सूख चुका है। ठीक है, इस स्कम्ब में क्या प्रेजेंट होता है, दिस स्कम्ब कंटेन्स रप्चर्ड आरबीसी एंड डेड टिश्यूज। इसमें क्या प्रेजेंट है, रप्चर्ड आरबीसी और डेड टिश्यूज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से स्कम्ब का कलर कैसा आता है, रेडिश, और रेडिश होने के बाद में वो कन्वर्ट होता है किसमें, ब्राउन कलर में। क्लियर है, तो ये हमने पूरा देख लिया, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, यस। अब एक चीज और है इसमें, यहाँ पर क्या चीज है देखे जरा। हमने कहा था कैल्शियम आयन एंड विटामिन के प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पर ये जो कन्वर्जन है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, fibrinogen get converted into fibrin, that too in the presence of calcium ion, and vitamin K also plays a very important role in blood clotting. तो विटामिन के और कैल्शियम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। आया बच्चों इतना। तो इस पूरी मैकेनिज्म को हमने बोला ये है ब्लड क्लॉटिंग की, जिसमें इनएक्टिवेटेड फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होने के बाद में फाइब्रिन बनाएंगे। फाइब्रिन इनसोल्यूबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हवा के साथ साथ में सूख जाता है। ठीक है, और स्कम्ब बनाता है, स्कम्ब को कहा जाता है ब्लड क्लॉट। इस स्कम्ब में प्रेजेंट होती हैं डेड आरबीसी एंड डेड टिश्यूज। क्लियर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि किसी व्यक्ति को इंजरी तो हुई है, बट वो पर्सन, उस पर्सन की बॉडी में ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पा रहा है, ब्लीडिंग होती ही जा रही है। ठीक है, तो ये कब होता है, इफ एनी ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज एब्सेंट। अगर कोई भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, देन ब्लड क्लॉटिंग विल बी अफेक्टेड। ब्लड क्लॉटिंग जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, विच विल लीड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेसिव ब्लड लॉस। ठीक है, दिस हैपन्स इन अ डिसीज, और ये एक डिसीज में होता है। उस डिसीज का नाम क्या है, हीमोफीलिया। क्या नाम है उस डिसीज का, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया is also called as bleeders disease.
कौन सी डिसीज कहा जाता है इसको? ब्लीडर्स डिसीज, क्योंकि इस डिसीज में ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाता है। अगर इंजरी हुई तो ब्लड विल गो ऑन शेडिंग आउट ऑफ अवर बॉडी, देयरफॉर दिस डिसीज इज कॉल्ड एज द ब्लीडर्स डिसीज। क्लियर है बच्चों? ठीक, यस। अब हमने ये तो देख लिया है कि क्लॉटिंग कैसे होती है, पर आपको ये भी मालूम है कि हमारे ब्लड में एक एंटीकोएगुलेंट भी तो प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या है? हेपेरिन। ठीक है, तो एक एंटीकोएगुलेंट भी है जिसका नाम हेपेरिन है, जो हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने से रोक रहा है। मतलब ब्लड अगर बाहर निकल रहा है तो क्लॉटिंग की जरूरत है, ब्लड अगर बॉडी के अंदर ही है तो क्या क्लॉटिंग की जरूरत है हमें? नहीं। तब तो ब्लड जो है वो स्मूथली फ्लो होना चाहिए ना हमारी ब्लड वेसल्स में, तब हमको क्लॉटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है हेपेरिन। अगर हेपेरिन एक्टिवेटेड ही रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग को वो होने नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए बिफोर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट्स और इनिशिएट्स, before the process of clotting initiates, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? There will be suppression of anticoagulant heparin. हमें एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन जो है इसे सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन की एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, वैसे ही यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग एंड इट्स मैकेनिज्म। ठीक, चले अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्फ। लिम्फ पढ़ने के बाद में हमारा ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू या हमारे जो दो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लिम्फ देखें हम। लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ भी क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। क्यों है? फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए लिम्फ इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? फ्लूइड फॉर्म में, इसलिए क्या बोला जाता है इसको? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, अब लिम्फ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ लिम्फ। क्या क्या प्रॉपर्टीज है लिम्फ की? हाँ, सबसे पहले तो देखो लिम्फ बनाने का फॉर्मूला पढ़ लें हम, है ना, उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज बता देंगे। लिम्फ इज इक्वल्स टू ब्लड माइनस आरबीसी। क्या माइनस कर दिया अपन ने ब्लड में से? आरबीसी को माइनस कर दिया, मतलब रेड कलर हमने लिम्फ में से हटा दिया। तो अगर हमने रेड कलर लिम्फ में से हटा दिया है तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि लिम्फ इज कलरलेस? बोल सकते हैं अपन ऐसा। लाल कलर हटा दिया आपने ब्लड में से, डब्ल्यूबीसी वैसे ही कलरलेस है, तो लिम्फ भी कैसी होगी? कलरलेस हो जाएगी, है ना। तो आरबीसी माइनस हो जाती है लिम्फ में। नेक्स्ट, प्लस और क्या माइनस हो रहा है? लार्ज प्रोटीन्स। लिम्फ में लार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते, पर ब्लड में लार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और क्या माइनस कर दिया हमने इसमें से? प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, large proteins and platelets, these are not present in lymph। तो अब प्लेटलेट्स हटा दिया तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? लिम्फ डू नॉट क्लॉट। लिम्फ में क्लॉटिंग नहीं होगी। इनकेस अगर होती भी है तो बहुत समय लगता है क्लॉटिंग होने में, तो हम बोलेंगे लिम्फ शोज डिलेड क्लॉटिंग। कैसी क्लॉटिंग शो करती है लिम्फ? डिलेड क्लॉटिंग शो करती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमने लिम्फ की प्रॉपर्टीज के देख लिए हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या बोला कि लिम्फ में लार्ज प्रोटीन्स नहीं आते हैं। क्या बोल दिया अपन ने? लिम्फ में लार्ज प्रोटीन्स नहीं आते हैं। ठीक है, अब बताऊंगी क्यों नहीं आ रहे हैं ये। ठीक, नेक्स्ट देखें एक और पॉइंट। लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। क्या बोला जाता है इसे? टिश्यू फ्लूइड। और it is called as interstitial
इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या नाम है इसका? टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक, तो मतलब दोनों ही बॉडी फ्लूइड्स हैं। ठीक है, ब्लड का फंक्शन क्या बताया था अपन ने? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। लिम्फ का फंक्शन क्या होता है? लिम्फ का भी फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये भी सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। ठीक है, कौन कौन से सब्सटेंसेस? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल। ये सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रही है और सेल से CO2 और वेस्ट को कलेक्ट कर रही है। तो फिर जब हमारे पास में ब्लड था और ब्लड भी यही फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, फिर लिम्फ की हमको आवश्यकता क्या थी? देखिए, बेसिक डिफरेंस क्या है? ब्लड के थ्रू होने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है। कैसा ट्रांसपोर्टेशन है? लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब ब्लड लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए सफिशिएंट है, पर लिम्फ के थ्रू होने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब लिम्फ सिर्फ थोड़ी दूरी तक ही ट्रांसपोर्टेशन करवा सकता है, वो ज्यादा दूरी तक या लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवा सकता है। तो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस होता है और लिम्फ के थ्रू जो होने वाला ट्रांसपोर्टेशन है वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है। क्लियर है? चलिए, एंड लिम्फ इज फॉर्म्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। लिम्फ कैसे बनती है? ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनी। कैसे बनी है लिम्फ? ब्लड के फिल्ट्रेशन से। Therefore, therefore, the mineral distribution. Therefore, the mineral distribution of plasma and lymph will be same. प्लाज्मा और लिम्फ का जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा? सेम, क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो तो लिम्फ में भी उतने ही रहेंगे और ब्लड में भी उतने ही रहेंगे। जो चीज नहीं आई लिम्फ में वो क्या था? आरबीसी नहीं आई। और क्या था? लार्ज प्रोटीन्स नहीं आए, पर मिनरल्स तो सारे होंगे, है ना? तो जब हमने कहा कि लिम्फ जो है वो ब्लड के फिल्टर होने से ही बन रही है, तो मतलब ब्लड का जैसा कॉन्सेंट्रेशन होगा वैसा ही लिम्फ का भी होना चाहिए। अब ब्लड में प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन या मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से आएगा? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की वजह से आएगा। सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, HCO3 नेगेटिव, इन सब की वजह से कॉन्सेंट्रेशन आएगा, प्रेशर आएगा, ऑस्मोटिक बैलेंस आएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर कि जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है लिम्फ का और प्लाज्मा का वो कैसा है? सेम है, क्योंकि लिम्फ कैसे बना है? ब्लड के फिल्ट्रेशन से बना है। कैसे बना है लिम्फ? ब्लड के फिल्ट्रेशन से। ठीक है, चलिए अब दिखाऊंगी मैं आपको कैसे लिम्फ ब्लड के फिल्ट्रेशन से बना है। ठीक है, चलो, यस, देखिए ये हमने बना ली यहाँ पर आर्टरी। आर्टरी आई, आर्टीरियोल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। आर्टीरियोल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई और क्या बनाया इसने? कैपिलरीज। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां से ये ब्लड चला गया, ये ब्लड वेसल इस ब्लड को लेकर चली जाएगी वेन्स, और वेन्स डिवाइड हुई किसमें? वेन्यूल्स में। ठीक, तो इसे हमने कह दिया ये हो गई हमारी आर्टरी और ये आर्टीरियोल्स। ये हो गई हमारी वेन और ये वेन्यूल्स। ठीक है, और इनका जो नेटवर्क है
नेटवर्क इज कॉल्ड कैपिलरी। क्या बोला इस नेटवर्क को? कैपिलरी, जो थिन होती है। कैसी होती है कैपिलरीज? थिन होती है। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट, यहां हमने बना दिया दिस इज अवर टिश्यू। कौन सी साइट है ये? टिश्यू। टिश्यू में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर CO2 रिलीज करेगा, साथ में ATP बनाएगा। ठीक, मतलब ऑक्सीजन का उपयोग होता जा रहा है, CO2 जो है वो प्रोड्यूस होता जा रहा है। ठीक, अब यहां पर हमने देखा कि ब्लड आ रहा है। ठीक है, कहाँ आ रहा है ब्लड? आर्टरी ब्लड को लेकर आ रही है। इस आर्टरी को थोड़ा सा हम पीछे की तरफ में शिफ्ट कर देते हैं, है ना। हमने समझ लिया है यहाँ पर कि आर्टरी है। ये क्या है? हमारी आर्टरी। आर्टरी कौन सा ब्लड लेकर आई है? आर्टरी जो ब्लड लेकर आई है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। क्या होगा इसमें? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होंगी। सारा ब्लड आया इन सारे सामान को लेकर और इन कैपिलरीज में ये ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैपिलरीज पतली होती हैं और ये कैपिलरीज सिंपल एपिथेलियम से लाइंड होती है। तो ब्लड जब आर्टरी से इन कैपिलरीज में आया, ब्रॉड डायमीटर वाली ब्लड वेसल से नैरो डायमीटर वाली ब्लड वेसल में आया, प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से अब ये ब्लड जो है वो छन जाएगा इसमें से। ठीक है, तो जब ब्लड यहाँ पर छन जाएगा, तब छनने पर यहाँ पर ये जो छना हुआ फ्लूइड होगा वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, इस छने हुए फ्लूइड को अपन क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज दी लिम्फ। ये लिम्फ टिश्यू और कैपिलरीज के बीच वाली स्पेस में आया है, इसीलिए इसको अपन बोलेंगे दिस इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। टिश्यू के पास वाली स्पेस है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द टिश्यू फ्लूइड। तो नाम क्यों दिया ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब ब्लड आया और छन गया, यहां पर आ गया। ठीक, छनेगा तो बड़ी बड़ी चीजें ऊपर रह जाएंगी, छोटी छोटी चीजें नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ क्या रह गया? ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में यहाँ रह गई आरबीसी, ऊपर वाले हिस्से में यहाँ रह गए लार्ज प्रोटीन। जो छोटी छोटी सी चीजें थी वो कहाँ आ गई? यहाँ इस जगह पर छनकर आ गई है। ठीक, क्या क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ आ गया है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया था। यहाँ आ गए हैं न्यूट्रिएंट्स और आ गए हैं हॉर्मोन्स। तो ब्लड जो है वो छन कर इस इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा हो गया है। ब्लड लेकर आया था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहां तक आ सकता था। अब यहां से उसको कहाँ जाना है? टिश्यूज में जाना है ना। तो टिश्यूज में जाने के लिए ऐसे हवा में उड़ के थोड़ी जाएगी ऑक्सीजन, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, वहां पर कोई फ्लूइड प्रेजेंट होना चाहिए था, कुछ तो मीडियम होना चाहिए था जिससे ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर सेल के अंदर जा सके, न्यूट्रिएंट्स भी डिफ्यूज होकर सेल के अंदर जा सके। तो कोई मीडियम की जरूरत थी। वो मीडियम क्या है? वो मीडियम बना यहाँ पर लिम्फ। लिम्फ इज प्रेजेंट बिटवीन दी ब्लड वेसल एंड टिश्यूज। और लिम्फ क्या काम कर रहा है? ब्लड वेसल में से उसने सामान लिया, टिश्यू को दे दिया, है ना। फिर ब्लड वेसल में से सामान लिया, टिश्यू को दे दिया। तो मतलब वो मिडिल में काम कर रहा है, एक तरफ से ले रहा है और आगे वाले को दे रहा है। तो लिम्फ को तुम क्या बोलोगे? ऐसा खेलते थे ना अपन, बीच का बंदर टाइप का। ठीक है, तो लिम्फ भी क्या है? बीच का बंदर है। बीच का बंदर मतलब क्या? मिडिल मैन। लिम्फ को क्या बोला जाता है? दिस इज द मिडिल मैन विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। इसका फंक्शन अभी मैंने आपको बताया था, है ना, जो किस में हेल्प कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में। किसके ट्रांसपोर्टेशन में? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ब्लड टू सेल। ब्लड से सेल तक पहुंचाना है उसको, तो एक बीच के बंदर की जरूरत थी। वो बीच का बंदर कौन बना? लिम्फ बना।
ठीक है। तो लिम्फ ने सिर्फ कहां से कहां तक का ट्रांसपोर्टेशन करवाया है, ये ब्लड वेसल से लेकर सेल तक का छोटी दूरी का ट्रांसपोर्टेशन है। ब्लड कहां से लेकर आ रहा था उसको, ब्लड उसको हार्ट से लेकर आ रहा था, तो वो लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा था, और ये सिर्फ छोटी दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, चलिए, तो ये हमने लिम्फ देख लिया कैसे बनता है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आपने दे दिया है सेल्स को, न्यूट्रिएंट्स आपने दे दिए हैं सेल्स को, हार्मोन आपने दे दिया है सेल को। अब सेल भी तो बदले में कुछ देगा, है ना, आदान प्रदान तो चलता रहना चाहिए। तो अब सेल बदले में क्या दे रहा है, सेल बदले में दे रहा है CO2, सेल बदले में दे रहा है वेस्ट। तो अब ये जो CO2 और वेस्ट है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इस ब्लड वेसल में। जैसे ही CO2 इस ब्लड वेसल में चला गया तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। वेस्ट मटेरियल चला गया, वेस्ट मटेरियल कौन कैरी करके लेकर जाती है, वेन कैरी करके लेकर जाती है। ठीक है, अब ये वेन यहां से कहाँ चली जाएगी, ये वेन यहां से हार्ट तक चली जाएगी और हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देगी, जिसके बाद में हार्ट लंग्स के लेवल तक पहुंचा के उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन करवा देगा। क्लियर है? ठीक है, तो हमने बोला था बड़ी बड़ी चीजें ऊपर रह जाती है, छोटी छोटी चीजें छनकर नीचे आ जाती है। यहाँ एक छोटी चीज और छनकर आई है, वो छोटी चीज क्या है जो यहाँ छनकर आई है, वो छोटी चीज है WBC। और WBC में कौन सी WBC यहाँ छनकर आ गई है, लिम्फोसाइट छनकर आ गई है। कौन छनकर आ गई यहाँ पर, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो lymph contains abundant lymphocyte। लिम्फ में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। लिम्फोसाइट को लिम्फोसाइट नाम क्यों दिया, क्योंकि वो सेल जो लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या नाम दिया जाएगा, लिम्फोसाइट। लिम्फ में प्रेजेंट होने वाले सेल लिम्फोसाइट। अब छनकर अगर आए हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट क्या हुए, छनकर आए हैं, तो अगर छनकर आए हैं तो इनका साइज कैसा हो जाएगा, स्मॉल साइज। तो लिम्फोसाइट कैसे हो जाएंगे, छोटे साइज वाले हो जाएंगे। तो सबसे छोटी WBC, स्मॉलेस्ट साइज की WBC कौन सी होगी बताओ, लिम्फोसाइट। कैसे बताया हमने, क्योंकि छन के आ गई ना, तो जो छन के आ जाएगी वो कैसी होगी, छोटी होगी, है ना। तो लिम्फ में सबसे ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में कौन सी WBC प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट। ब्लड में सबसे ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में कौन सी WBC प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल, 60 to 65%। ठीक, और लिम्फ में ये छनकर आ गई तो सबसे ज्यादा कौन सी आ गई, लिम्फोसाइट आ गई। क्लियर है इतना बच्चों? ठीक है, तो ये हमने लिम्फ का स्ट्रक्चर देख लिया कैसे बनता है, कॉम्पोजिशन हमने देख लिया, फंक्शंस हमने देख लिए यहाँ पर लिम्फ के। ठीक, अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, यस, हम देख रहे हैं यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम। देखो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है लिम्फ, जो हमने देख लिया। दूसरा प्रेजेंट होता है इसमें लिम्फेटिक वेसल्स। क्या प्रेजेंट होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स। तीसरी चीज जो इसमें प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एज द लिम्फ नोड। क्या प्रेजेंट होती है इसमें, लिम्फ नोड। ये तीन चीजें प्रेजेंट होती है लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फ हमने देख लिया है, लिम्फ इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कैसे बना है, फॉर्म्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। कैसे बना है ये, ब्लड के फिल्ट्रेशन से बना है। नेक्स्ट, लिम्फेटिक वेसल्स। क्या होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स, दीज आर लार्ज वेसल्स। कैसी वेसल्स होती हैं, लार्ज वेसल्स विच ड्रेन्स द लिम्फ, जो लिम्फ को ड्रेन कर रही है, टू द वेन एंड add it to मेजर सर्कुलेशन। जो हमारा मेन सर्कुलेशन है, मेजर सर्कुलेशन है, उसके साथ में ये लिम्फ को ऐड कर देगी। ठीक है, उस कैपिलरी को, वेसल को क्या बोल रहे हैं अपन, दैट इज लिम्फेटिक वेसल। देखो अब लिम्फ जो है वो यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है, ब्लड आया छना लिम्फ बना, ब्लड आया छना लिम्फ बना। तो अगर ऐसे इकट्ठा होता जाएगा
तो सोचो फिर लिम्फ तो ज्यादा बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम लिम्फ का बढ़ जाएगा और ब्लड का तो कम होगा क्योंकि वो तो छनता ही जा रहा है। तो लिम्फ बढ़ता जाएगा, ब्लड कम होता जाएगा। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, तो यहां से अराइज होती है हमारी एक कैपिलरी। ठीक है, एक ब्लड वेसल यहां से कैसे अराइज हो जाएगी वो, और ये आगे चलकर क्या बना लेगी? लिम्फेटिक वेसल। और ये लिम्फेटिक वेसल इस लिम्फ को ड्रेन कर देगी किसमें? वेन में, ताकि वेन उस लिम्फ को ब्लड के साथ में ऐड कर ले और वो पूरा का पूरा ब्लड जो है वो वापस से कहाँ चला जाए? टू दी हार्ट। तो यहाँ जो इकट्ठी लिम्फ है वो लिम्फेटिक वेसल के थ्रू कहाँ चली जाती है? वेन्स में चली जाती है, एडेड टू दी मेन सर्कुलेशन। ठीक है, अब आते हैं हम किस पर? लिम्फ नोड पर। लिम्फ नोड क्या होता है? दीज आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगी बच्चों आपको। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस में हेल्प करते हैं। जैसे लिम्फ में अगर कोई एंटीजन आ जाए, ठीक है, कोई भी अगर एंटीजन आ गया है, बैक्टीरिया है, वायरस है, किसी भी प्रकार का एंटीजन जो है वो अगर लिम्फ में आ जाता है तो लिम्फ बॉर्न एंटीजेंस को किल करने के लिए लिम्फ नोड काम करता है, क्योंकि इस लिम्फ नोड में प्रेजेंट होती है लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ लिम्फ नोड में जो प्रेजेंट लिम्फोसाइट्स होती है वो लिम्फ में प्रेजेंट एंटीजेंस को किल कर देती है। ठीक, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है विच कंटेन्स लिम्फोसाइट। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? लिम्फोसाइट्स। एंड these cells kills the lymph antigen। लिम्फ में जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं उन एंटीजेंस को किल करने का काम कौन करते हैं? लिम्फोसाइट्स विच आर प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड। क्लियर हुआ बच्चा इतना? ठीक है, चलो अब एक फंक्शन और है हमारे लिम्फ का। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की हमारी लिम्फेटिक वेसल, स्पेशल लिम्फेटिक वेसल इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ प्रेजेंट होती है स्पेशल लिम्फेटिक वेसल? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उस लिम्फेटिक वेसल का नाम क्या है? लैक्टील। क्या नाम है उस लिम्फेटिक वेसल का? लैक्टील नाम है उस लिम्फेटिक वेसल का। तो एक स्पेशल टाइप की लिम्फेटिक वेसल है जिसका नाम लैक्टील है, एंड दीज लैक्टील हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। किसमें हेल्प कर रही है ये? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में। बस इतना ही जानना है हमें, और ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है। तो एक स्पेशल टाइप की लिम्फेटिक वेसल है जिसका नाम है लैक्टील, एंड लैक्टील हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ठीक है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली कहाँ होता है? ब्लड में। फैट डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो फैट पहले लैक्टील के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर उसके बाद में वो ब्लड में पहुंचेगा। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, तो ये हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है ब्लड क्लॉटिंग एंड लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ। ठीक है, चलिए अब एक बार हम फटाफट इसे एनसीईआरटी में से रीड कर लेते हैं। चलिए, यस, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a longer time. हमें मालूम है कि जब हमें लग जाती है, हर्ट हो जाता है, तो हमारा जो घाव होता है उससे बहुत देर तक ब्लीडिंग नहीं होती है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। ठीक है, थोड़े समय के बाद में ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, ब्लड शेड होना बंद हो जाता है। डू यू नो व्हाई? ब्लड एग्जिबिट्स कोएगुलेशन। ब्लड एग्जिबिट्स कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। अगर हमें इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है तो ब्लड में क्लॉटिंग डेफिनेटली होगी। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ब्लड क्लॉटिंग क्यों होनी चाहिए? ताकि हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस जो है वो ना हो। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time. हम देखते हैं कि कहीं हमें इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी के ऊपर कुछ वो पपड़ी जैसा नहीं आ जाता है, ठीक है, जिसको फिर हम ऐसे नाखून से कुरेद कर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो पपड़ी आती है ना ऊपर, डार्क ब्राउन कलर की हार्ड पपड़ी आती है,
उसकी लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, स्कम्ब बोल रहे हैं। रेडिश ब्राउन कलर का होता है एट द साइट ऑफ कट और इंजरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसी स्कम्ब को क्या बोला जाता है, क्लॉट और कोएगुलम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लॉट और कोएगुलम इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। किसका बनता है ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। एनसीईआरटी में ये प्रोसेस उल्टी दी हुई है। ठीक है, हमने पहले से आखिरी तक पढ़ा है, एनसीईआरटी में आखिरी से पहले तक बताया गया है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड की हेल्प से बनता है एंड दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रिन्स इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड, जिसमें डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो ट्रैप होते हैं। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन। कैसे बनते हैं ये, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन के कन्वर्जन से। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने देखा था फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हुआ था, फाइब्रिन्स में कन्वर्ट हुआ था। फाइब्रिन हमने क्या बोला था, इंसॉल्युबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे जो एयर ड्राई होते हैं। एयर ड्राई होने के बाद में वो फिर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज द स्कम। और स्कम में क्या प्रेजेंट होती है, रप्चर्ड आरबीसी प्रेजेंट होगी। ठीक है, और यहाँ पर डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। और ये कन्वर्जन किसके हेल्प से हो रहा है, ये कन्वर्जन हमने देखा था थ्रोम्बिन नाम के कोफैक्टर जिसे हमने कहा है एंजाइम, उसकी हेल्प से ये कन्वर्जन हो रहा है। Thrombins and turns are formed from another inactive substance present in the plasma called as the prothrombin. Prothrombin कैसे, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक्टिवेट होकर क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन बनाएगा। तो थ्रोम्बिन कैसे बने, बाय द एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, ये मेरे पास में पुराना वर्जन है बच्चों एनसीईआरटी का। जो नया वर्जन आया है उसमें थ्रोम्बोकाइनेज का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है थ्रोम्बोकाइनेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए यानी कि फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन किसकी जरूरत होती है, थ्रोम्बोकाइनेज की। और ये जो एंजाइम है बच्चों थ्रोम्बोकाइनेज, ये कौन प्रोड्यूस करता है, प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। This complex is formed by a series of linked enzymatic reaction called as cascade process. अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, जिसमें सीरीज है लिंक्ड एंजाइम की, इस प्रोसेस का नाम क्या है, कास्केड प्रोसेस, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट, एन इंजरी और अ ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड। अब जो इंजरी हो रही है या जो ट्रॉमा हो रहा है वो स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स को इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। तो हमने कहा था जो प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स जो है वो कौन सा फैक्टर रिलीज करती हैं, प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो आगे चलकर क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे चलकर बनाएगा थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बनाएगा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे चलकर, थ्रोम्बोकाइनेज बनाएगा। ठीक है, और फिर ये थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्जन करवाएगा ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू दी थ्रोम्बिन। क्या कन्वर्जन करवाएगा ये, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन करवाएगा। ठीक है, चलिए, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो कैन इनिशिएट द कोएगुलेशन। इंजरी के साइट पर जो टिश्यूज प्रेजेंट है, जो डैमेज हो गए हैं, वो भी कोएगुलेशन की प्रोसेस में पार्ट लेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, कैल्शियम आयन आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। कैल्शियम आयन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में। अगर ब्लड में कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी आ गई तो हमारी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें अब हम। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, लिम्फ दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessel। ठीक, जैसे ब्लड कैपिलरी से पास होता है, टिश्यूज तक जाता है, तो कुछ वाटर, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव आउट, उसमें से छनकर बाहर आ जाते हैं। और छनकर कहाँ आ रहे हैं, into the space between the cells of tissues
and leaving larger protein and most of the formed elements into the blood vessel. ठीक है, तो ये कहाँ आ गया, टिश्यू और ब्लड वेसल के बीच की स्पेस में आ गया, जिसमें बड़े प्रोटीन्स ऊपर रह गए, मोस्ट ऑफ द ब्लड कॉर्पस्कल्स ऊपर रह गए, पर लिम्फोसाइट छन के नीचे आ गया, स्मॉल स्मॉल प्रोटीन्स नीचे छनकर आ गए और वाटर आ गया नीचे छन के. ठीक है, the fluid released out that is called as the interstitial fluid or tissue fluid. जो फ्लूइड छनकर नीचे आया उसको हमने क्या बोला, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड. इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन. बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा के मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन के सिमिलर होता है. ठीक है, तो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फ एंड प्लाज्मा आर सेम बिकॉज लिम्फ इज फॉर्म्ड बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ठीक है, exchange of nutrients, gases etc between the blood and cell always occurs through this fluid. ठीक है, अब ब्लड का काम था कि वो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको सबको टिश्यू की साइड तक लेकर आ जाए, पर सेल तक पहुंचाने का काम किसी एक मीडियम के थ्रू होगा बिकॉज वी हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कभी भी बाहर नहीं आता ब्लड वेसल के, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ही आना पड़ेगा, पर हवा में थोड़ी आएगी, वो कोई फ्लूइड तो चाहिए, मीडियम चाहिए ना. वो मीडियम कौन बना, वो मीडियम बनता है यहाँ पर लिम्फ. तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज ऑकर्स थ्रू दिस फ्लूइड. ठीक है, नेक्स्ट, एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ vessels called as lymphatic system collects this fluid and drains it back into the major veins. फिर एक कुछ वेसल्स होती है, इलैबोरेट नेटवर्क होता है वेसल्स का, जो पूरे लिम्फ को लेकर जाती है और मेजर वेन्स में उनको ड्रेन कर देगी, जिसकी वजह से लिम्फ इकट्ठा ना हो. ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फैटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ. जो फ्लूइड लिम्फैटिक सिस्टम में प्रेजेंट है वो लिम्फ है. कलरलेस फ्लूइड होता है, containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune responses. और उसमें क्या प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है. लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेस शो करते हैं हमारी बॉडी का. लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा. न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स भी लिम्फ के द्वारा कैरी किए जाते हैं. फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टील प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ठीक, प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई. फैट्स जो है वो भी एब्जॉर्ब होते हैं लिम्फ के थ्रू, लिम्फैटिक वेसल के थ्रू. उस लिम्फैटिक वेसल का नाम क्या है, लैक्टील. लैक्टील कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाय में प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाय है, इसके अंदर एक लिम्फैटिक वेसल प्रेजेंट होती है. इस लिम्फैटिक वेसल का नाम है लैक्टील एंड दिस लैक्टील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट. क्लियर है. तो बच्चों आज हमने कंप्लीट किया है यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म और लिम्फ. ठीक है, अब नेक्स्ट वाले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे विद द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका फेवरेट पार्ट दैट इज हार्ट, और हार्ट के मैकेनिज्म. ठीक, टिल देन डू वेल एंड गुड लक.